हेलो हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसका जो सबसे लास्ट वर्ड है जिसका नाम क्या है, पावर। इस पावर वाले पार्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में क्या, पावर के बारे में। तो देखो पावर है क्या उसके बारे में समझे तो नॉर्मल आम भाषा में तो अपन बोलते हैं क्या कि पावर जो ज्यादा शक्तिशाली है, मतलब उसके पास पावर क्या है, ज्यादा है। लेकिन अपने को यहां समझना है अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पावर का क्या मतलब है। तो देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ऐसे समझो कि एक आदमी है, ठीक है, इसको एक काम दिया गया, एक दूसरा आदमी उसको सेम काम दिया गया। दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है। एक को ये बोला गया कि ये एक 5 केजी का बॉक्स है, इसको एक काम कर तू ग्राउंड से जा और छत पे जाके रख के आ जा। तो ए ने क्या किया, उसको उठाया और छत पे रखा तो उसको टाइम लगा 2 मिनट। कितना टाइम लगा, 2 मिनट। और बी वाला इसको काम दिया गया, बी वाला थोड़ा आलसी आदमी है, इसने क्या किया, उसको उठाया और उठा के छत पे ले जाके उसने भी रख दिया। इसको लगे 5 मिनट। क्या लगे, 5 मिनट। तो बताओ अगर आपसे ये पूछा जाए कि दोनों में से किसने ज्यादा काम किया, तो आप कहोगे दोनों ने काम तो बराबर ही किया है, दोनों ने काम तो बराबर ही किया है, मतलब दोनों का वर्क डन क्या है, सेम है। लेकिन एक ने काम जल्दी किया है, कम टाइम में किया है, और दूसरे ने काम ज्यादा टाइम में किया है। यानी जब वर्क को या एनर्जी को टाइम के साथ रिलेट किया जाए, किसके साथ रिलेट किया जाए, टाइम के साथ, कि 1 सेकंड में कौन ज्यादा काम कर रहा है, 1 सेकंड में कौन ज्यादा काम कर रहा है। देखो पूरा काम दोनों ने बराबरी किया, लेकिन पर सेकंड अगर काम को कैलकुलेट किया जाता तो बताओ ए वाले का वर्क हर 1 सेकंड में क्या आता, ज्यादा, और बी वाले का क्या आता, कम आता। तो हम कहते हैं एक के काम करने की जो पावर है, एक की जो पावर है वो क्या है, ज्यादा है, और बी की जो पावर है वो क्या है, कम है। तो समझ गए आप कि अब हमें क्या करना है कि वर्क और एनर्जी को किसके साथ रिलेट करना है, टाइम के साथ रिलेट करना है। किसके साथ, टाइम के साथ। तो अगर वर्क और एनर्जी को टाइम के साथ रिलेट कर दोगे तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही क्या बन जाएगा, आपका पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि पावर का बेसिकली मीनिंग क्या है कि पावर इज डिफाइंड एज रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, यानी किस रेट से काम हो रहा है, हर सेकंड कितना काम हो रहा है, हर सेकंड कितनी एनर्जी जा रही है आ रही है, उसी से क्या रिलेट कर देते हैं, हमें पावर को रिलेट कर देते हैं। तो देखो यहां इस मैकेनिक्स वाले चैप्टर में यहां एनर्जी तो रिलेट कम होती है, अपनी ज्यादातर जगह वर्क से ही रिलेटेड पार्ट है, लेकिन बाकी जगह एनर्जी से भी पावर को रिलेट करते हैं और वर्क से भी पावर को रिलेट करते हैं। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि अब देखो यहां पे कि ऐसे समझो कि मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं और इसको लेके आगे हम मान लो कहां पे, बी पे। कहां लेके आ गए, बी पे। तो यहां से यहां तक लाने में जो टोटल वर्क हुआ, जो टोटल वर्क हुआ, इस टोटल वर्क को हमने कहा कि मान लो ये टोटल वर्क कितना है, W। कितना है, W। और जो टोटल टाइम है, ऐसे कहें टोटल वर्क W मान लो या डेल्टा W मान लो, और जो टोटल टाइम लगा काम होने में, टोटल टाइम लगा, ये मान लेते हैं क्या है, डेल्टा T है। कितना है, डेल्टा T है। तो देखो जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है, जब भी किसकी बात आती है, रेट ऑफ चेंज विथ टाइम की बात आती है, तो हम बात करते हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज है हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक हम डिफाइन करते हैं इंटरवल के लिए और दूसरा डिफाइन करते हैं इंस्टेंट के लिए। तो ये बताओ कि यहां पर एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में क्या होगा, टाइम का
इंटरवल होगा। क्या होगा? टाइम का इंटरवल। तो जब भी इंटरवल की बात करें हमेशा क्या मिलेगी आपको? एवरेज वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? एवरेज वैल्यू। तो अगर मैं कहूं कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा डब्ल्यू वर्क हुआ है तो बताओ एवरेज पावर कितना हो गई है? एवरेज पावर कितना हो गई है? तो आप बोलोगे एवरेज पावर जब भी बोला जाएगा, एवरेज पावर जब भी बोला जाएगा हम बोलेंगे टोटल कितना वर्क हुआ, टोटल जो वर्क हुआ उसमें टोटल टाइम का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज पावर आ जाएगी। जैसे हमने कहा यहां से इसको लिखें तो P एवरेज बन गया आपके पास टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। क्या बन गया? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। अब कभी कभार क्या होगा कि किसी इंस्टेंट पे बोला जाएगा, एट एनी इंस्टेंट। तो अगर किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे, एट इंस्टेंट पे बात करेंगे तो हम कहेंगे जब इंस्टेंट की बात आ जाएगी तो वहां पर आपका डेल्टा बदल जाता है डी में, कैलकुलस आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो आपका डेल्टा किस में बदल जाता है? डी में बदल जाता है। और डी में बदल जाता है तो हम लिख देते हैं क्या कि P इज इक्वल टू ये बन जाता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। क्या बन जाता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बन जाता है। तो कुल मिला के देखो यहां से हमारे पास क्या फॉर्मेट बनता है कि जब इंटरवल के लिए बात हो, किसके लिए बात हो? इंटरवल के लिए, तो सीधा सा काम है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, यही क्या है? बेसिकली एवरेज पावर है। किसी इंस्टेंट पे बात हो तो आप लिख देते हो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब देखो अगर मैं ऐसे कहूं कि जो किसी इंस्टेंट पे जब हम चल रहे हैं तो इस डी डब्ल्यू बाई डी टी को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? डी डब्ल्यू स्मॉल, किसी इंस्टेंट के लिए स्मॉल इंटरवल के लिए वर्क डन क्या लिखते हैं अपन? ये लिख देते हैं एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी। अपॉन में क्या है? डी टी। तो मैं कहूंगा कि किसी इंस्टेंट पे फोर्स एफ है, डी आर बाई डी टी बताओ क्या बन जाता है? वेलोसिटी वी। तो किसी इंस्टेंट पे अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी पता हो, किसी इंस्टेंट पे फोर्स और वेलोसिटी पता हो तो आप पावर क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो उस इंस्टेंट पे फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। क्या लिख सकते हो? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो। यानी कि यहां से इस डॉट प्रोडक्ट को भी हटाएं तो बताओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, और P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा बन जाएगा। तो हम कहेंगे यहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, यह क्या बन जाएगा आपका? थीटा बन जाएगा। यानी हमारे पास कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या बना है कि एवरेज पावर के लिए बना है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। दूसरा किसी इंस्टेंट पे रिलेट करना है तो या तो हम कहेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी। फोर्स और वेलोसिटी के रूप में किसी इंस्टेंट पे बात करनी है तो वेक्टर फॉर्म में एफ डॉट वी या एफ वी कोस थीटा के रूप में रिलेट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर इस सिचुएशन को देखें, इस वाली सिचुएशन को देखें तो यहां से इस वाली सिचुएशन को देखें तो यहां से हम तीन कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आपका थीटा क्या है? 0 है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो P इज इक्वल टू एफ वी। अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। अगर आपका थीटा 90 है मतलब फोर्स और वेलोसिटी दोनों आपके एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो बताओ पावर कितना हो जाएगी उस इंस्टेंट पे? फोर्स की 0 हो जाएगी। और तीसरा अगर मान लो आपका थीटा कितना है? 180 डिग्री है तो मुझे बताओ थीटा 180 कोस 180 कितना होता है? -1 तो पावर हो जाएगा आपका माइनस एफ डॉट वी हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आपका पावर आ जाएगा।
यानी कि ये अपने पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बन गया पावर का। अब आते हैं अपन क्या इसके थोड़े से यूनिट डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो देखो इसके यूनिट डायमेंशन की बात करें तो देखो हम क्या कहते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना पावर का, वो होता है जूल पर सेकंड, और इसको बोला जाता है वोट। क्या बोला जाता है इसको? वोट बोला जाता है, जूल पर सेकंड होता है, इसलिए इसका ऐसा यूनिट है वो बोलते हैं क्या? वोट है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये ध्यान रखना, ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिला है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे यहां पे, बेसिकली जो आपकी पावर है वो कैसी क्वांटिटी रहेगी? स्केलर क्वांटिटी रहेगी। और आपका ऐसा यूनिट तो देखो वॉट आपको याद रखना ही है। कई बार क्वेश्चन में से बोलते हैं बताओ इसका आंसर, एचपी हॉर्स पावर, क्योंकि ज्यादातर देखो आपने देखा होगा कि पानी की जो मोटर होती है, ठीक है, उस पे लिखा होता है आधा एचपी, 1 एचपी। तो बेसिकली उस एचपी का मतलब क्या होता है? उस एचपी का मतलब होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। 1 एचपी के अंदर, 1 हॉर्स पावर के अंदर 1 एचपी के अंदर कितना होता है? 746 वोट होता है। ये आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर बोल देता है कि बताओ इसका आंसर एचपी में कितना आएगा, तो आप वोट में तो कैलकुलेट करके बैठ जाते हो। अब आपको डाटा याद है नहीं तो आगे क्या करोगे, इसलिए याद रखना है 1 एचपी होता है 746 वोट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक एनर्जी का यूनिट है, एनसीईआरटी में दे रखी है चीजें कि किलोवाट आवर है, ये एनर्जी का यूनिट होता है। कई बार जो अपने घरों में कमर्शियल यूज में यूनिट आता है वो एनर्जी का ये रहता है, ठीक है। अब इसका देखो डायमेंशन की अगर मैं बात करूं कि इसकी डायमेंशन क्या आएगी, ठीक है, यूनिट तो अपने पास होगी, इसकी डायमेंशन अगर मैं लिखूंगा तो बताओ डायमेंशन अगर मैं लिखूं तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क की याद है m1 l2 t-2, m1 l2 और t-2, उसमें टाइम के डायमेंशन का डिवाइड करोगे तो t-2 से क्या हो जाएगा? t-3 हो जाएगा, और t-3 हो जाएगा तो मैं कहूंगा यहां से ये बनेगा m1 l2 और t-3। ये क्या बन गया? अपना डायमेंशन बन गया है किसका? पावर का। किसका बना? पावर का। इसके बाद देखो अब इसके ग्राफिकल मीनिंग की बात करते हैं। ग्राफिकल मीनिंग में देखो, अगर आपके पास पावर और टाइम का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? पावर और टाइम का ग्राफ है, तो पावर और टाइम के ग्राफ से आपको इसके एरिया से क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो हमने कहा अपने पास ले दे के, अपने पास है क्या यहां पे? अपने पास ले दे के यहां पे हमने कहा पी को लिखा है dw/dt, पी को हमने क्या लिखा है? dw/dt, यही तो लिखा है। अब मुझे बताओ पी को dw/dt लिखा है तो इसका मतलब wt ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताती है? पावर। इसका मतलब कि स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। यानी आपके पास वर्क और टाइम का ग्राफ है, वर्क और टाइम का ग्राफ है, तो वर्क और टाइम के ग्राफ से हम क्या बोलते हैं कि वर्क और टाइम के ग्राफ की जो स्लोप है वो बताती है किसी इंस्टेंट पे पावर को। अब हमने कहा कि यहां पे पावर और एरिया के ग्राफ से लेना देना की बात कर रहे हैं अपन इस वाले ऊपर वाले ग्राफ में, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि चलो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बना, पी डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। इंटीग्रेट करोगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। चलो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया? डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, T1 से लेके T2 तक, ये हो गया। अब बताओ इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? अलजेब्रिकल सम ऑफ एरिया। इसका मतलब अगर आपके पास पावर और टाइम का ग्राफ है, तो आप क्या कर सकते हो? पावर और टाइम के ग्राफ के एरिया से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? वर्क डन, टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये इतनी देर थ्योरी की बात हो गई, जितनी थ्योरी थी वो पावर की सारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं इसके अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चंस पे। जितने वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे वेरिएशन के हम क्वेश्चन यहां पर हैंडल करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन अपने नीट पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ो। इन्होंने बोला है कि 1 कुली टेक्स 1 मिनट टू रेज ए सूटकेस थ्रो ए हाइट ऑफ 2 मीटर। यानी कि इसने बोला कि 1 मिनट में 2 मीटर तक इसको सूटकेस, इसने क्या किया, एक सूटकेस को उठाया कितना मीटर ऊपर, 2 मीटर। कितना टाइम लगा, 1 मिनट का टाइम। चलो ठीक है। फिर इसने क्या कहा, द सेकेंड कुली टेक्स 30 सेकेंड टू रेज द सेम सूटकेस टू द सेम हाइट। The powers of 2 कुलीज आर इन द रेशियो। यानी इन दोनों कुलीज की पावर का जो रेशियो है वो क्या है ये बताना है। तो देखो समझो यहां पे कहा क्या है, इन्होंने कहा है कुली ए है, इसने ये ग्राउंड था, यहां से ये सूट के इसका मास m है, इसने कितना ऊपर उठाया, 2 मीटर। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको लगा 1 मिनट, मतलब सेकंड में बदल देते हैं तो 60 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, इसके बाद इसने कहा बी कुली जो है इसने भी तो क्या किया है कि सेम सूटकेस है, ये उठाया यहां से यहां तक। ठीक है, इसको कितना टाइम लगा है, 30 सेकंड का टाइम लगा है। इसने बोला है कि पावर ऑफ रेशियो ऑफ 2 कुली, यानी कि ए और बी की पावर का रेशियो बताना है। तो हमने तो पढ़ा कि पावर को रिलेट करेंगे तो पावर, यहां पे देखो इंटरवल की बात हो रही है तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये लिखेंगे ना। अब बताओ कितना वर्क किया, तो हमने कहा कितना इसने एक्सटर्नल वर्क किया, जितना इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। क्योंकि देखो यहां पे इसको उठा के ऊपर ले गया, तुमने कहा था डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो हमने कहा इसने यहां से इसको उठा के ऊपर रखा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, mgh। इतना इसने क्या किया, वर्क किया। तो आप लिखोगे ये बन गया mgh डिवाइडेड बाय टाइम, जो टाइम इसको लगा है वो टाइम हो गया। ठीक है, अब बताओ सूटकेस सेम, मास सेम, जी सेम, एच सेम, और बाप रे सारे के सारे ही क्या है, ये सेम है इसके अंदर। इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टाइम आ गया। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया आपके पास, टाइम आ गया। इसका मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो बताओ T2 दूसरे वाले को टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। पहले वाले को टाइम कितना लगा है, पहले वाले को लगा 60 सेकेंड। तो मुझे बताओ P1 अपॉन P2 ये क्या मिला आपको, ये मिला 1/2 या 1:2 मिला। तो हमने कहा फर्स्ट और सेकंड की जो पावर का रेशियो है ये सीधा भी दिख रहा है, बाद वाले की पावर ज्यादा है, पहले वाले की पावर कम है। टाइम आधा लगा तो उसकी पावर डबल है पहले वाले की, ये दूसरे वाले की पावर क्या है, हम क्या कहेंगे यहां से, दूसरे वाले की पावर पहले वाले का डबल है। तो वैसे भी आंसर हम बोल सकते थे कि 1:2 आएगा, लेकिन ये अपना एक प्रॉपर तरीका मिला, भी शुरुआती क्वेश्चन है तो पूरा प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जब एक बार आदत बन जाए तो उसके बाद आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो 1:2 मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि इफ F इज इक्वल टू दिस न्यूटन एंड V इज इक्वल टू दिस मीटर पर सेकेंड देन इंस्टेंटेनियस पावर इज। हमने कहा ये F है, V है, किसी इंस्टेंट पे पावर की बात कर रहा है। इंस्टेंट पे पावर F और V के रूप में बोलो क्या लिखेंगे, F डॉट V वेक्टर फॉर्म में। तो हम कहेंगे यहां से कि जो पावर बनेगी ये बनेगी इंस्टेंट के रूप में P इज इक्वल टू F डॉट V। तो यहां से ये बोला जाएगा P इज इक्वल टू, देखो F आपके पास कितना है 60 I कैप प्लस 15 J कैप माइनस 3 K कैप।
वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी आपकी 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 5 कैप। हमने कहा एफ भी लिख दिया, वी भी लिख दिया। अब क्या करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या कहते हैं कि i का i से डॉट और j का j से और k का k से डॉट कर दो। ये तो बहुत ही आसान होता है। तो हमने कहा चलो डॉट किया जाए, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास कितना आ गया 120। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका कितना 60, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया माइनस का 15। तो बताओ यहां से पावर आपके पास ये यहां से देखो 120 माइनस 60 में से आपका 15 गया तो ये आपके पास कितना आ गया 45 वॉट आ गया है, 45 वॉट आ गया है। तो हमने कहा यहां से कि अपना आंसर कौन सा मैच हुआ है, चेक करो। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बड़ा ही इजी सा सवाल पूछा था नीट ने, ये देखो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये कहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg, begins to move under the action of a time dependent force। ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स दे रखा है, इन्होंने बोला है where I, J are unit vector along x axis and y axis, what will be the power will be developed by the force at time t। एट टाइम टी मतलब किसी इंस्टेंट पे, एट टाइम टी मतलब किसी इंस्टेंट पे। इन्होंने बोल दिया मास 1 kg है, ये फोर्स है, ये फोर्स वेरिएबल है। अब आप जानो आपका काम जाने, हमें किसी टाइम टी पे क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो हमने तो कहा कि अगर किसी टाइम टी पे क्या लिखनी है, पावर लिखनी है, तो किसी टाइम टी पे अगर मैं पावर लिखता हूं तो पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, वेक्टर फॉर्म में यही लिखेंगे। चलो अच्छी बात है। हमने कहा इस बार इन्होंने f दे रखा है, तो हमने कहा f लिख लेते हैं। ये f दिया, बोलो देखिए 2ti कैप 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप 3t स्क्वायर j कैप। हमने कहा आधा काम तो दे रखा है इसने, क्या चाहिए v चाहिए। अब v चाहिए, बोलो क्या करेंगे। तो दिमाग में आया ये फोर्स वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होता तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देते अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो। हमने कहा चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगा पाएंगे, पर एक्सेलरेशन तो बता ही सकते हैं। एक्सेलरेशन a इक्वल टू एफ अपॉन m, उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मास इन्होंने 1 kg दे रखा है, तो हमने कहा 1 का डिवाइड करोगे तो इस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये तो एक्सेलरेशन हो गया 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, इतना दे दिया। अब हमने कहा वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, तो दिमाग में आया आपके, अरे एक को लिख दो dv बाई dt, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी अपोजिट जाना है, वेरिएबल एक्सेलरेशन हुआ तो क्या हुआ, वेरिएबल एक्सेलरेशन आया। तो हमारे पास क्या तैयार है, हमारे पास तरीका है डिफरेंशिएशन। क्या है, डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा एक को लिख देंगे हम dv बाई dt और dv को रख लेंगे उधर और dt को ले आएंगे इधर। तो 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप और साथ में क्या है dt, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहां पर इन्होंने कहा है कि ये बताओ बॉडी ऑफ मास बिगिंस टू मूव, यानी बिगिंस टू मूव है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, एट टाइम t पर हमें वेलोसिटी बतानी है। हमने कहा dv का इंटीग्रेशन v हो गया, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया v हो गया, और लिमिट रखोगे तो 0 से v के बीच में आपके पास ये v माइनस 0 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो, देखो 2t स्क्वायर बाई 2i कैप प्लस 3t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3j कैप, ये बना 0 से t तक।
चलो देखो, ये आपके पास बनी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, टी स्क्वायर प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट, साथ में क्या आएगा यहाँ पे आई कैप, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया टी क्यूब, और साथ में क्या आ जाएगा जे कैप। ये बनी वेलोसिटी। अब बताओ, जिसकी जरूरत थी वो आ गया क्या? आ गया। जिसकी जरूरत थी अगर वो आ गया है तो बस क्या करना है, ऐप का वी से डॉट, ऐप का वी से डॉट। तो हमने कहा ऐप का वी से डॉट करेंगे तो बताओ ये एफ है और ये वी है, क्या हम डॉट नहीं कर सकते? डॉट तो हमें आता ही है, अरे डॉट तो हमें आता ही है। तो चलो बताओ, आई का आई से डॉट करोगे तो आई का आई से टी स्क्वायर इंटू 2t, ठीक है, टी स्क्वायर को 2t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2t क्यूब, प्लस ये देखो टी क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 3 इंटू टी टू द पावर 5, 3 इंटू टी टू द पावर 5, ये क्या बन गई है पावर। चलो मैच करवाओ, कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, 2t क्यूब प्लस 3t टू द पावर 5, 2t क्यूब प्लस 3t टू द पावर 5, 5 मतलब ये रहा। अब देखो, ये तो आप पहली बार सोल्व कर रहे हो, जब आप पेपर में पहुंचते हो एग्जाम में तो उस टाइम तो आप ये सब कुछ आपका पढ़ा होता है। तो देखो उस टाइम क्वेश्चन आता है, उस टाइम आपने देखा एफ दे रखा है, वी चाहिए, एफ दे रखा है, वी चाहिए, मास 1 है, तुमने कहा यही ए बन जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ, हमें करना है एफ डॉट वी करना है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा टी स्क्वायर बाई 2, मतलब सीधा सा बोलोगे t2 और साथ में जिसके साथ डॉट होना है वो क्या बनेगा टी स्क्वायर, तो क्या बना 2t क्यूब, प्लस इसका इंटीग्रेट करोगे तो टी टू द पावर 3 और साथ में इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 3 इंटू टी टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 2 क्या बन गया 3 इंटू टी टू द पावर 5। और ये तो 10 सेकंड का सवाल था। कितनी सेकंड का? 10 सेकंड का। ये तो हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर आपने जब सीख लिया है तब तो आप क्या करोगे, सीधा आंसर कैलकुलेट करोगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कि हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 किलोवाट, हाउ मच वाटर ए पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट 10 मीटर। यानी कि इसने कहा है कि एक पंप है, क्या एक पंप है, चलो ठीक है हमने कहा पंप है, अच्छी बात है। इस पंप पे पावर लिख रखी है इन्होंने कितना, 2 किलो वोट है, किलो मतलब हमने कहा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 वोट हो गई, ठीक है। कैन रेज इन 1 मिनट, ठीक है। तो इन्होंने कहा टाइम दे रखा है ये 1 मिनट, पानी को ऊपर पहुंचा रहा है ये पंप, ठीक है। 1 मिनट मतलब यहां से हो गया अपना 60 सेकेंड, ठीक है। और हाइट दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है 10 मीटर। चलो ठीक है, हमने कहा पावर लिखे। पंप क्या करता है, नीचे से पानी को उठाता है और ऊपर पहुंचाता है, नीचे से उठाता है ऊपर पहुंचाता है। तो मुझे बताओ कि जो पंप है पानी को नीचे से उठा रहा है, तो नीचे से उठा के ऊपर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उतना इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ी, जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी mgh के बराबर। तो हमने कहा यहां से कि हम P लिखेंगे तो इंटरवल की बात हो रही है, तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और टोटल वर्क डन को हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgh आएगा, तो ये बन जाएगा mgh बाई टी। इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मच मास, ठीक है, हाउ मच वाटर, कितना वाटर पहुंचा रहा है इतने टाइम में, यानी कैलकुलेट क्या करना है, ये एम कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा चलो एम कैलकुलेट करेंगे, तो एम हो गया आपका पीटी अपॉन जी एच। चलो बताओ पावर 2000, चलो 2000 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय जी एच कितना, हाइट कितना थी देखो बताओ मुझे 10 मीटर। तो आपने कहा ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, दूसरे से दूसरा कैंसिल आउट, यानी इसने कितना मास पहुंचाया है, ये पहुंचाया है 1200 केजी। कितना है 1200 केजी। अब आपने 1200 केजी निकाल लिया, ऑप्शन देखा ये लीटर देख के आपका दिमाग को सकपकाया। अब क्या
करें। अब क्या करें, तो याद है आपको कि वाटर होता है, इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इसलिए वाटर के लिए याद रखना, स्पेशली सिर्फ किसके लिए, वाटर के लिए 4 वाटर 1 kg बनता है किसके इक्वल, 1 लीटर के इक्वल। यानी 1 लीटर वॉल्यूम का जो मास आता है वाटर के लिए वो 1 kg ही आता है। तो वाटर के लिए 1 kg 1 लीटर इक्विवेलेंट रहते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए अपना जो आंसर है वो वॉल्यूम में डायरेक्ट बन जाएगा कितना, 1200 लीटर। आया होगा सभी को समझ में। चलो देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा इन्होंने, ए 3 किलोवाट मोटर पंप, एक मोटर पंप है कितने किलोवाट का, 3 किलोवाट का, 3 किलोवाट का मोटर पंप है, ठीक है। पंप आउट वाटर, यानी कि वाटर को पंप आउट करता है, बाहर फेंकता है। पंप आउट वाटर फ्रॉम 20 मीटर डीप वेल, यानी कि 20 मीटर गहरे कुएं से पानी निकालता है। तो हमने कहा चलो कुआं बना लेते हैं, वेल बना लेते हैं। ये हो गया वेल। इस वेल की डेप्थ दे रखी है, कितना है, 20 मीटर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने कहा कि टू ए पॉइंट 10 मीटर हाइट अबव ग्राउंड, और ग्राउंड, ये ग्राउंड था यहां पे, यहां से भी इसको कितना ऊपर लेके जाना है, 10 मीटर, यानी कि टोटल यहां से यहां पहुंचाना है वाटर को, यहां से यहां पे। चलो अच्छी बात है, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग पंप्ड आउट पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड कितना वाटर पंप आउट हुआ है वो पूछा इन्होंने। चलो ठीक है, कितना वाटर पंप्ड आउट हुआ है पर सेकेंड, तो हमने कहा चलो देखो टोटल कितना ऊपर पहुंचाना है ये, तो ये एच मिल गया 30 मीटर, 20 मीटर अंदर 10 मीटर ऊपर, टोटल यहां से यहां कितना ऊपर पहुंचाना है, 30 मीटर। तुमने कहा इंटरवल की बात हो रही है यहां से यहां तक के लिए, तो आप कहोगे P इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हमने कहा देखो पावर दे रखी है 3 किलोवाट, इसको कन्वर्ट कर दो वॉट में, तो 3000। टोटल वर्क डन लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जितना बढ़ेगी उतना वर्क करना पड़ेगा। टोटल टाइम T लिख लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि मास पर यूनिट टाइम, मतलब ये वैल्यू पूछी है इन्होंने बोला पंप्ड आउट पर सेकेंड, मतलब T इक्वल टू 1 रख दोगे तो कितना मास आएगा, मतलब m/T की वैल्यू पूछी है, m/T पूछा है। तो देखो ये उस तरफ 3000 है, बताओ G अगर रख देंगे हम 10 और H कितना हो गया आपका 30, तो यहां से ये आपका 100 बचा और ये 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ मुझे m/T ये आपके पास आया, ये आपके पास कितना आया 10 kg पर सेकेंड, कितना आ गया 10 kg पर सेकेंड आया, यानी 1 सेकेंड में कितना पानी पहुंचा रहा है ऊपर, 10 kg पानी ये पहुंचा रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय टेंशन, कैलकुलेट पावर जनरेटेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर पावर जनरेटेड बाय टेंशन बतानी है इन फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ मोशन, यानी कि पहले 2 सेकेंड के अंदर। तो बताओ यहां पे अगर अपन कहें कि ये टेंशन क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा है ना, टेंशन क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को कहां ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 सेकंड के अंदर कितना वर्क हुआ, 2 सेकंड के अंदर कितना वर्क हुआ वो बताना पड़ेगा कि यहां पर इस ब्लॉक पे टेंशन ने 2 सेकंड में कितना वर्क किया, और वर्क किया तो हम कह देंगे वर्क पर यूनिट टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो तो यहां से देखो ये ब्लॉक दे रखा है, इस ब्लॉक का मास दे रखा है तुम्हें 4 kg, कितना दे रखा है 4 kg, और ये ऊपर की ओर जा रहा है G/4 से, कितने से जा रहा है G/4 से। तो देखो हम क्या कहेंगे, FBD बनाएंगे तो नीचे mg कितना लगेगा, इस पे 40, कितना लगेगा 40 लगेगा,
ठीक है, चलो अच्छी बात है। हमने कहा एक्सेलरेशन है इसका ऊपर की ओर, तो बताओ इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे तो पहले हमने कहा टेंशन, टेंशन हो जाएगा आपके पास यहां से, टेंशन आपके पास देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा T माइनस एम जी कितना 40 इज इक्वल टू इसका मास 4 इंटू ए तुम्हारा जी की जगह 10 कर देते हैं, ठीक है, तो 10/4, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो बताओ स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना आया, इसको इधर ले आए तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन। क्या हो गया? 50 न्यूटन। बताओ टेंशन आ गया, एक्सेलरेशन है, ठीक है, और यहां पे ये एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना रखनी है? 0। अब बताओ यहां पे कि टेंशन आ गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है, टेंशन आ गया है। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन लगा देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या लगा देंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने कहा देखो u 0 है, 1/2 हाफ, a हमारा कितना है 10/4 इनटू टाइम कितना बोला इसने 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास ये s बना है 5 मीटर। क्या बना है? 5 मीटर। क्या s आ गया? कांस्टेंट फोर्स वर्क डन कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद पावर आ जाएगी, तो हम कहेंगे यहां से कि एवरेज पावर लिख रहे हैं तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन बताओ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5 डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में बोला अगले ने? 2 सेकंड में। तो हम कहेंगे ये सोल्व करने पर आपके पास देखो ये 25 आ जाएगा, सोल्व करने पे पावर आ गई है कितना 125 वोट आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पावर आ गई, ठीक है। अब ये बताओ वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक लिखें तो क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या हम कि दूसरा तरीका लगाएं? क्या लगाएं? दूसरा तरीका लगाएं, क्योंकि अब हम हो गए हम थोड़े होशियार। क्या हो गए? थोड़े होशियार। हमने वर्क एनर्जी थ्योरम वरम सब पढ़ रखा है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, इसने वर्क डन बाय टेंशन बोला है, ठीक है। अगर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज बोलता, ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कई बार हम क्या ज्यादा होशियार बन जाते हैं, तो गलती ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। क्या कि दिमाग लगाते हैं कि यहां पर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दें। अरे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर तो आ जाएगा, पर वो वर्क डन किसका है? वो होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज। यहां टेंशन भी लग रहा हो रहा है, mg भी लग रहा है, तो वहां अकेले टेंशन का वर्क नहीं मिलेगा आपको। केवल किसकी पावर पूछी है? टेंशन की पूछी है। किसकी पूछी है? टेंशन की पूछी है। इसलिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम यहां लगा के डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इस बात का आपको यहां ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है अपने जेईई मेंस का क्वेश्चन है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन एनसीईआरटी में। देखो तो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर इज 1400 kg, यानी मैक्सिमम कितना लोड ले जा सकता है ये 1400 kg, 600 kg पैसेंजर का और 800 kg खुद एलिवेटर का, विच इज मूविंग अप इन ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, जो ऊपर की ओर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड से, एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 2000 न्यूटन, और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है? 2000 न्यूटन है। देन मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय द मोटर, मोटर के द्वारा मैक्सिमम कितना पावर यूज में ली गई है। तो आपने कहा चलो देखो सिचुएशन को ड्रॉ किया जाए। सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। देखो ये आपकी हो गई है एलिवेटर, पूरा इसका जो मास है वो कितना है 1400 kg है। तो मैं इसका mg लिखूंगा नीचे, तो mg हो जाएगा तुम्हारा, ये mg हो जाएगा 1400 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 14,000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये mg हो गया। ऊपर एलिवेटर है, एलिवेटर की रस्सी से जुड़ी हुई है, उस रस्सी में टेंशन मान लो कितना है T। ठीक है, विच इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है ऊपर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, अब बताओ अगर ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन हमेशा एयर का चलने के स्पीड के अपोजिट लगता है। एयर का फ्रिक्शन हमेशा चलने के अपोजिट लगता है, चलने के अपोजिट लगता है, तो कहां लगेगा बताओ, नीचे लगेगा। कितना देर का अगले ने दिया है इसको, ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग, ये लग रहा है 2000 न्यूटन। कितना लग रहा है, 2000 न्यूटन। द मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय मोटर, मोटर ने कितनी पावर मैक्सिमम की, तो मोटर क्या कर रही है, रस्सी को खींच रही है, तो टेंशन डेवलप कर रही है ना, तो मोटर ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स कौन सा होगा, टेंशन फोर्स। अब बताओ ये ऊपर जा रही है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा, तो ध्यान रखना, इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा इसका एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी, जल्दबाजी नहीं कर देनी है, ये क्या है, वेलोसिटी। और वे वेलोसिटी अगले ने क्या दे रखी है, कांस्टेंट। क्या दे रखी है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब नेट फोर्स क्या है, 0। इसका मतलब जितना टेंशन ऊपर है उतना ही नीचे वाले मिला के दोनों फोर्स है। तो यहां से क्या कहोगे आप, यहां से आप कहोगे कि टेंशन की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना बनी आपकी, 14,000 प्लस 2000, 14,000 प्लस 2000 मतलब टेंशन कितना बना आपका, 16,000 न्यूटन। ये क्या बना है आपका, टेंशन बन गया। अब आपने कहा टेंशन का वजन बताना है, ये सॉरी पावर बतानी है, तो पावर P इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो किसी भी इंस्टेंट पे पूछे हम बता सकते हैं। तो बताओ P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, सेम डायरेक्शन में है इसलिए एंगल कितना हो जाएगा, 0, या चलो यहां लिखते हैं cos थीटा। तो F आपका टेंशन कितना है आपका, 16,000, स्पीड कितना है 3, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास पावर आ जाएगी 48,000 वोट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वोट आ जाएगी। अब यहां से ऑप्शन आपके किलोवाट में है, तो किलो मतलब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 48 किलोवाट में आ गया। कई बार ये बोल देता है कि बताओ पावर बताओ एचपी में, एचपी मतलब हॉर्स पावर, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 48,000 के अंदर 746 को डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आंसर किस में आ जाएगा, हॉर्स पावर एचपी में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेम देखो इसी पैटर्न का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में, जेईई मेन में, दोनों में इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन बना दिया था, बस डाटा चेंज करके। तो ये आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज करके अपने आप क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये तुम्हें क्या करना है, अपने आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m, मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है। फिर कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। तो हमने कहा ये पार्टिकल है जिसका मास m है, और कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से, बना दिया जैसा कहा। अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे इसने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो हमने लिख लिया यहां पे, साथ में इन्होंने बोला है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। चलो ठीक है। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, इसने कहा टी टाइम के बाद में, कितने टाइम के बाद में, टी टाइम के बाद में इस पार्टिकल की जो स्पीड है ये स्पीड हो जाती है आफ्टर टाइम टी, स्पीड हो गई इसकी v, आफ्टर टाइम टी स्पीड हो गई v। तो अब देखो इन्होंने आगे कहा क्या है, आगे इन्होंने कहा द डिलीवर टू द पार्टिकल इज, पावर कितना है। अब देखो पावर इन्होंने किसी इंस्टेंट पे तो पूछनी है, इन्होंने बोला कितनी पावर डिलीवर की है यहां से यहां तक,
यहां से यहां तक, मतलब ये बना एक इंटरवल। क्या बना? एक इंटरवल। और बताओ ये एक इंटरवल बना, क्या बना? इंटरवल बना। तो इंटरवल के लिए तो आप क्या डिफाइंड करते हो? कौन सी पावर? एवरेज पावर। तो हम कहेंगे पी एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये लिखेंगे। अब बताओ यहां पे अगर ये कहे कि बताओ इस पे टोटल कितना काम हुआ है, टोटल कितना वर्क हुआ है, अगर ये पूछा जाए तो हम कहेंगे टोटल वर्क कितना हुआ है। तो हम तो कहेंगे टोटल जो वर्क हुआ है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इस पे जो भी टोटल वर्क हुआ है, हमने कहा हमें वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, हम क्या कह सकते हैं कि इस पे जो भी टोटल वर्क हुआ है उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा यहां पे ये जो पावर बनेगी एवरेज पावर, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल कितना हो जाएगी 0 अपॉन इन्होंने कहा है जो टोटल टाइम इन्होंने दिया वो कैपिटल टी दिया है। कितना दिया है? कैपिटल टी दिया है। तो हमने कहा ये आपके पास पावर क्या आ गई है? mv स्क्वायर अपॉन 2t। क्या है? mv स्क्वायर अपॉन 2t। मतलब बहुत ही इजी सवाल है पर अच्छा सवाल है। यहां पे मेन जो क्लिक वाला पॉइंट है ये आपको पहचाना इंस्टेंट की बात कर रहा है या इंटरवल की बात कर रहा है। या आपने कहा यहां से यहां तक के लिए पावर पूछ रहा है, मतलब एक इंटरवल है। इंटरवल है, तुमने जैसे इंटरवल देखा हमने कहा एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज की बात कर रहा है, मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और वर्क डन वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या आ गई? यहां से पावर आ गई है। चलो देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना जीमेन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है देखो, A body of mass m accelerates uniformly from rest। एक बॉडी है जिसका मास m है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1, फ्रॉम ए रेस्ट टू v1। तुमने कहा ये बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m है। ये पहले किस में है? रेस्ट में। और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली मतलब वापस वही एक्सेलरेशन अगले ने क्या दे दिया? एक्सेलरेशन अगले ने वापस यहाँ क्या बोला है? कांस्टेंट बोला है। क्या बोला है? कांस्टेंट। और ये यहां पर पहुंच गई है और इसकी स्पीड कितना हो जाती है? v1 हो जाती है। कितने टाइम में? यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है t1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। v1 इन टाइम है t1। अब इन्होंने बोला है द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज फंक्शन ऑफ टाइम t। इसने बोला ये तो ठीक है, जर्नी वर्नी है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। किसी इंस्टेंट पे यानी किसी जनरल टाइम टी पे, किसी जनरल टाइम टी पे आप पावर बताओ। तुमने कहा किसी जनरल टाइम टी पे यानी इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। जनरल टाइम टी का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है, और इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है यानी इंस्टेंटेनियस पावर या तो dw/dt या f.v, यही है अपने पास। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, f.v से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमने कहा किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं, तो एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे लिखेंगे तो हम कहेंगे पावर p इज इक्वल टू f.v। ठीक है, यहां से तुमने कहा f.v है, तो हमने कहा f है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ma, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो ma इंटू v। अब मुझे बताओ a क्या लिखे और v क्या लिखे? तो हम कहेंगे देखो a है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो आप क्या लगा सकते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या लिख देता हूं? a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन t, या v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दो। तो आपके पास एक्सेलरेशन तो बन गया v1 अपॉन t। हमने कहा आधा काम तो हो गया, a आ गया, v चाहिए एट टाइम टी पर चाहिए। अब इसने देखो पर्टिकुलर टाइम टी पे वेलोसिटी चाहिए, तो वही वापस क्या लगाऊंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहां पे क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, u अगले ने 0 दे रखा है। तो मुझे बताओ v इज इक्वल टू क्या हो गया? 80 हो गया क्या?
ये डाटा इसके अंदर पुट करो, डाटा पुट करेंगे तो P बना आपका एम ए इंटू टी, तो ये बना एम ए स्क्वायर इंटू टी, तो ये बना आपका m। अब बताओ a आ गया आपका v1 अपॉन टी, तो ये बना यहां से v1 का स्क्वायर अपॉन है ये t1 टाइम दे रखा था, यहां पे कितने टाइम में हुई स्पीड v1 t1 टाइम में, ठीक है। तो यहां से t1 टाइम में हुई है तो हमने कहा a बन जाएगा v1 अपॉन t1 बन जाएगा। तो हमने कहा ये बन जाएगा आपका a v1 अपॉन t1, तो v1 अपॉन t1 का स्क्वायर इंटू साथ में क्या आ जाएगा टाइम है t आ जाएगा। तो हमने बोला ये पावर p बन जाएगी आपकी, पावर p बन जाएगी ये आपकी यहां से एम v1 स्क्वायर इंटू टी अपॉन t1 का स्क्वायर, ये बना है पावर p बनी है। मतलब यहां से एम v1 स्क्वायर टी अपॉन t1 का स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। हमारा ये है कि क्या बोला है, देखो अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पावर सप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, पावर सप्लाइड टू ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेरीज विथ एज, यानी कि ये इक्वेशन दे रखी है पावर की, इन्होंने बोला है पावर p इज इक्वल टू 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पावर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। Here t is in second. If velocity of particle at t equal to 0 is v is equal to 0, velocity of particle at t equal to 2 second will be, यानी t equal to 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बतानी है। ये पावर की इक्वेशन हमें दे रखी है और कुछ और कंडीशन भी साथ में दे रखी है। तो हमने कहा वेलोसिटी में कैसे जाए। अब यहां पे वेलोसिटी में कैसे जाएं, तो p को लिख सकते हैं, हमें पता है, क्योंकि देखो किसी इंस्टेंट के रूप में जाना है हमें, किसके रूप में जाना है, किसी इंस्टेंट के रूप में जाना है। इंस्टेंट के रूप में जाना है तो हम ऐसे कह दे कि p इक्वल टू एफ वी, एफ डॉट वी। तो मैंने कहा चलो देखो कोशिश करते हैं, p इक्वल टू एफ डॉट वी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2। एफ को क्या करें फिर एम ए, और एम इंटू ए को रख दे डीवी बाई डी टी, ए को क्या रख दे डीवी बाई डी टी। तो अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन ही किस में आ गई, अब वी और टी में आ गई। चलो देखो मास रख देते हैं, मास 2 kg। बताओ ये इधर बना आपका v इंटू डीवी बाई डी टी, मैं एम को इधर लाऊंगा, एम डिवाइड में आएगा, 2 है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो बताओ ये क्या बना आपका 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये है। अब बताओ हमें चाहिए क्या, t इक्वल टू 2 पे स्पीड चाहिए, तुमने कहा इसको इधर ले आओ, तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, साथ में dt क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहोगे तो बताओ t बराबर 0 पर देखो स्पीड कितना दे रखी है 0, t बराबर 2 सेकंड पर इन्होंने स्पीड पूछी है। तो हमने कहा इंटीग्रेशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये बना आपके पास v स्क्वायर बाई 2 0 से लेके v तक इज इक्वल टू, ये बनेगा 3t टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 4, तो पहले से है, ठीक है। और आपका ये 4 इंटू टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो मुझे बताओ यहां से 3 से 3 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, या मैं इसको भी कैंसिल आउट कर देता हूं, ये यहां से क्या बचेगा 2। तो उस साइड अपने पास क्या बचा है v स्क्वायर, लिमिट रखोगे 0 से v तक, लिमिट है आपकी 0 से लेके v तक। इधर देखो आपके पास क्या बना, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, और ये बना है आपके पास सिर्फ टी क्यूब, और लिमिट 0 से लेके 2 तक। तो बताओ ये इधर बना आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, चलो वैल्यू रखो, 2 टू द पावर 3 माइनस 0, 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो v आपके पास आ जाएगा 2
2 मीटर पर सेकेंड, v क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u एट एंगल थीटा, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो हमने कहा सिचुएशन बनाई जाए, तो कुछ सिचुएशन ऐसी दे रखी है कि एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ग्राउंड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आपको बताइए कि थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो बताओ इसका पाथ कैसा आएगा, तो आप कहोगे पाथ तो ऐसे पैराबोला के टाइप में ये आने वाला है। चलो ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पावर ऑफ force acting on the projectile and time t then it would be like, यानी कि इसके ऊपर पावर और जो फोर्स लग रहा है ना उसकी पावर का टाइम के साथ ग्राफ खींचे। तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट को फेंक देते हो तो सिर्फ लगने वाला फोर्स ही कौन सा होता है, mg होता है ना, सिर्फ mg होता है। तो मैं कहूंगा सिर्फ mg होता है, तो mg की पावर का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो देखो mg लग रहा है आपका नीचे और वेलोसिटी आपकी टेंजेंशियल इधर होगी ना, तो यहां से यहां तक, और जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो टॉप पे पहुंच जाएगा तो बताओ वेलोसिटी इधर है और आपके पास यहां पे फोर्स आपका नीचे है, नीचे उतर रहा होगा, वेलोसिटी इस तरह, mg आपका नीचे। अब देखो ग्राफ में अगर सिर्फ हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो हम ये तो प्लस माइनस और बेसिक आइडिया से भी कर सकते हैं। कैसे ये बताओ, सिर्फ बेसिक आइडिया से रिलेट करोगे, कैसे रिलेट करोगे, आप कहोगे देखो यहां पे यहां से यहां तक बताओ mg और v के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मैं कहूंगा पावर p इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, पावर p इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। यहां से यहां तक जब तक टॉप तक नहीं पहुंचता, टॉप तक आपका एंगल है वो 90 से क्या है ज्यादा, यानी कि इस पूरी रेंज के अंदर एंगल 90 से ज्यादा है और एंगल 90 से ज्यादा है, तो बताओ आपकी पावर कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि शुरुआत में पावर नेगेटिव होगी। उसके बाद यहां पे देखो एंगल 90 हो गया, एंगल 90 हो गया तो यहां पावर किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। और इसके बाद में अगर यहां देखोगे तो यहां एंगल आपका 90 से क्या है, इस रीजन में कम है, और इस रीजन में एंगल 90 से कम है तो यहां पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, ठीक है, पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव। कितने ग्राफ मैच हो रहे हैं, एक ही ग्राफ मैच हो रहा है। तो आप कह दोगे कि हमारा आंसर हो गया है कौन सा, हमारा आंसर हो गया है सेकेंड। अब किसी के दिमाग में आए नहीं हमें तो वैल्यू भी बतानी है कि किसी टाइम टी पे पावर लिखोगे तो हम कहेंगे क्या कि आपको वैल्यू लिखनी है, तो ऐसे लिखो कि P इज इक्वल टू एफ डॉट वी किसी इंस्टेंट पे, ठीक है। mg हमेशा ही नीचे लग रहा है तो मैं कहूंगा mg आपका हो गया ये, और नीचे की ओर ही है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, माइनस का जे कैप ले लेता हूं, देखो इसको आई और इसको जे लेता हूं तो नीचे वाली माइनस जे डॉट। ये बताओ टी टाइम पे वेलोसिटी लिखोगे तो यू का इधर वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा, ये तो हर जगह सेम ही रहेगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस वर्टिकल कंपोनेंट लगातार चेंज हो रहा होगा तो उसको टी टाइम पे आप प्रोजेक्टाइल से क्या लिख सकते हो, यू साइन थीटा माइनस जी टी, साथ में क्या आएगा, जे कैप आएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो जे वाले का जे के साथ, आई वाले का आई के साथ, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ इससे रहा। तो आपने कहा कि ये P इज इक्वल टू बना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो गया माइनस mg मल्टीप्लाई बाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां से क्या बना है,
ये आपका माइनस माइनस ये वाला तो प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे एम जी इंटू जी का स्क्वायर हो जाएगा, एम इंटू जी का स्क्वायर इंटू टी, और माइनस का एम जी इंटू यू साइन थीटा। तो बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर आप रिलेट कर पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन से तो आपको सीधा ही क्या बिना मैथमेटिक्स लगाए भी इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन्होंने बोला है कि ए ब्लॉक इज ड्रैग्ड बाय ए मशीन विथ कांस्टेंट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट आउटपुट पावर ऑफ द मशीन। मशीन की पावर कितनी है वो बतानी है। देखो मशीन एफ फोर्स लगा के क्या कर रही है, इसको खींच रही है, तो इसका मतलब फोर्स तुम्हारा क्या दिया है इन्होंने, ये बताओ पीछे क्या लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट खींच रही है ना, फ्रिक्शन के अगेंस्ट खींच रही है तो इसका मतलब फ्रिक्शन है। तो मैं कहूंगा यहां पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो म्यू इंटू एन की जगह यहां क्या रख देंगे, एम जी। तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ म्यू कितना है, 0.4 है। नॉर्मल को एम जी के बराबर रख देंगे यहां से, तो एम जी की वैल्यू आपके पास कितना आ गई है, 200। तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन ये कितना बना, ये बना है 80 न्यूटन। कितना बना है, 80 न्यूटन। ये 80 न्यूटन का क्या बन गया, काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया। अब बताओ ये काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है बन गया, तो अब इसको इधर कांस्टेंट स्पीड से चलाना है। अगले ने क्या दिया देखो 72 किलोमीटर पर आवर, चलो इसको मीटर पर सेकंड में बदलें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से, 5/18, तो ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आपके पास ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बताओ 20 पर मीटर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से खींचना है, तो इसका मतलब है कांस्टेंट फोर्स लगाना इसको, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट स्पीड, तो पावर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर, तो P बराबर एफ डॉट वी, कोई सा लगा दो। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है ना, एक पॉइंट ध्यान रखना आपको, अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सब क्या होती है, सेम होती है, सब क्या होती है, सेम। किसी कांस्टेंट नंबर के लिए अगर हम कहें कि उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हर क्या रहती है, सेम, फिर कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा एफ कितना लगाना पड़ेगा कांस्टेंट स्पीड से खींचने के लिए, जितना वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो कितना लग रहा है, 80 लग रहा है, इनटू वेलोसिटी कितने से चल रहा है, ये 20 से, तो बताओ पावर हो गई है ये 1600 वोल्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इस मशीन ने कितना पावर से खींच रही है। सेम इसी तरीके का देखो एक क्वेश्चन और है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि इसको यहां खींच रहे। अब देखो इसको खींचा जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हैं तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा खींचने के लिए, तो नीचे एक तो लगेगा आपका mg sin थीटा इधर, और एक लगेगा ऊपर खींच रहे तो फ्रिक्शन भी नीचे। तो हम कहते हैं ना कि ऊपर जस्ट खींचना है, तो अपन बात करते हैं एनएलएम में, तो क्या कहेंगे, ये फोर्स mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के बराबर आपको लगाना पड़ेगा। तो टोटल कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स आपके पास आ जाएगा, स्पीड आपके पास से, ये पावर लिख सकते हो, पावर P इक्वल टू एफ डॉट वी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो। तो इस तरीके से देखो अपन ने आज पावर के कुछ क्वेश्चन किए हैं, और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलना है।